इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। तो इस चीज़ को इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज की दुनिया में अगर आप देखें तो आप अगर मार्केट में जाएं मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए या फिर कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। तो उसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विदेशी कंपनियों की होती हैं, जो कि दुनिया के दूसरे इलाकों में बनती है और इंडिया में आकर बिकती है। जैसे आप एप्पल की बात कर लें तो वो इंडियन कंपनी नहीं है, चाहे आप सैमसंग की बात कर लें वो भी इंडियन नहीं है, कार कंपनी होंडा, बाइक कंपनी होंडा या फिर कावासाकी, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन नहीं है, लेकिन उनके प्रोडक्ट आप इंडिया में खरीद सकते हैं और बड़ी आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई? तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के एक हिस्से में बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट अब दुनिया के दूसरे हिस्से में बिक सकता है और आसानी से बिना किसी रेगुलेशन की या फिर कंट्रोल के लोग उसे खरीद सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया में हर महीने हर सीज़न नए मॉडल्स ऑटोमोबाइल्स के लॉन्च होते हैं। और एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब इंडिया में सिर्फ एम्बेसडर बिकता था और फिएट रोड पर आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। आपको दुनिया के लेटेस्ट मॉडल्स, सबसे अच्छी कारें, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, सभी कारें इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, इंडियंस जो हैं अब इंडिया के जो लोग हैं वो वर्ल्ड के जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं और ख़रीद सकते हैं। और इसी तरीके का एक तरीके का एक्सप्लोजन या फिर हम कह सकते हैं एक्सपोजर हम देख सकते हैं कि लोग आसानी से अब जो वर्ल्ड के दूसरे देशों के जो कंपनीज़ हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर कोई और चीज़ें बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं या कोई और चीज़ें बनाते हैं, उनको आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे फ्रूट जूसेस बनाते हैं तो ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं और अब उनके ऊपर रोक टोक नहीं है जैसा उनके ऊपर आज के 30-40 साल पहले हुआ करता था। तो आखिर ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई? तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो पाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो देखिए, इतना जो वाइड रेंजिंग चॉइस है, फॉर एग्जांपल अगर आप आज के 30 साल पहले 1991 से पहले की बात करें तो इंडिया में विदेशी कंपनीज जो हैं, दूसरे देशों की कंपनीज यहाँ पर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे उतनी आसानी से जितनी कि आज बेच सकते हैं। तो उस समय अगर आप कार खरीदने जाते तो आपके पास एम्बेसडर होती या फिर मारुति का ऑप्शन होता या फिर कुछ और होता। लेकिन आज आप देखते हैं कि आज आपके पास हज़ारों कारों का ऑप्शन है, कपड़ों का ऑप्शन है, हर चीज़ में आपको वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस मिलते हैं जिनमें से आप चूज़ करके अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। और इस तरीके का जो चॉइस है आपको आज के 2 डिकेड पहले नहीं मिलता, ये वही 1990 के पहले नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो इंडियन मार्केट है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो आखिर हम इस पूरे जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पूरा चेंज आ रहा है इंडियन मार्केट में, इसको हम किस तरीके से समझेंगे या फिर इसको किस तरीके से हम देखेंगे? तो आखिर वे कौन से फैक्टर्स थे जिनके वजह से ये चेंजेस आए और इन चेंजेस की वजह से जो लोगों का लाइफ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और इन्हीं चीज़ के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक देश की जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर बेच सकती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता। यहाँ ग्लोबलाइजेशन में ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है तो वो इंडिया में तो प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन वो इंडिया में प्रोडक्शन भी करे। इसका मतलब है कि वो इंडिया में प्रोडक्शन करे, चाइना में करे या फिर किसी और कंट्री में करे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ दूसरे देशों में सामान बेचना नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वो दूसरे देशों में प्रोडक्शन भी करे और भी दूसरी एक्टिविटीज़ करे। तो देखिए, अगर आप 20th सेंचुरी के मिडिल तक की बात करें तो जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही होता था। जैसे अगर यूएसए की कंपनी है तो वो प्रोडक्शन अपना यूएसए में ही करेगी, भले ही वो दूसरे देशों में अपना सामान ले जाकर बेच दे। उस समय जो चीज़ें एक तरीके से एक देश से दूसरे देशों में जाती थी वो जैसे रॉ मटेरियल होता था या फिर फूड
स्टफ होता था या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था। जैसे अगर आप बात करें अंग्रेजों के ज़माने में जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया करता था और आगे कुछ सालों तक भी। इसके अलावा फूड स्टफ या फिर और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाता था। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था बल्कि पूरी दुनिया में होता था करीब 1960-70 तक, कि अमेरिका में अगर कोई कार बनती है तो उसको कंप्लीट करके दूसरे देश में ले जाकर बेच दिया जाता था। और जो ट्रेड था वो एक सबसे मेन तरीका था दो देशों को जोड़ने के लिए या फिर दो देशों के बीच में कनेक्शन बैठाने के लिए। लेकिन ये चीज़ कब होता था? तो ये चीज़ जब होता था जब जो लार्ज कंपनीज थी जिन्हें हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं वो उतनी पावरफुल नहीं हुई थी, उतना उनका प्रभाव नहीं हुआ था, उस समय ये चीज़ें होती थी। और जब एमएनसी जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गई और उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो एक देश से बाहर निकालकर कई देशों में फैला दिया। तो जो एमएनसीज जो थे उन्होंने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन के लिए एक खास रीजन के लिए उसको अलग अलग इलाकों में सेटअप करना शुरू किया जहां पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके या फिर जहां पर उन्हें सस्ते लेबर मिल सके और दूसरे रिसोर्सेज सस्ते दामों पर मिल सके। तो ये काम इसलिए किया जाता था ताकि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का उसको कम किया जा सके और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाई एन एमएनसी। तो आखिर एक एमएनसी वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कैसे करती है? तो एक बड़ा एमएनसी जो है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है वो अपने आइटम को रिसर्च करके बनाती है यूनाइटेड स्टेट में, यानी उसका डिज़ाइन जो है उसका यूनाइटेड स्टेट में बनता है और उसका मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है? उस प्रोडक्ट को चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनको फिर मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है जहाँ पर इनको असेंबल किया जाता है और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। और इसके साथ ही इंडिया में जो कस्टमर केयर की सुविधा है उसको मैनेज करने के लिए कॉल सेंटर्स बैठाए जाते हैं ताकि कस्टमर केयर का ध्यान रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि एक एमएनसी है उसका जो पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ एक देश में लिमिटेड नहीं है बल्कि वो कई सारे देशों में है। एक देश में कुछ काम होता है, दूसरे देश में कुछ काम होता है, तीसरे देश में कुछ काम होता है और इस तरीके से उसका पूरा फंक्शन होता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो एमएनसी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच रही है, नहीं, उसके साथ ही जो उसका प्रोडक्शन है उसका भी पूरी दुनिया में फैलाव किया गया है। कई सारे देशों में मिलकर उसका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बनकर तैयार होता है। तो यहाँ यह चीज़ लिखी गई, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन होता था एक देश में होता था और कुछ फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पर प्रोडक्शन होता था। तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन अगर आप आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रोडक्शन का प्रोसेस देखें तो उसमें आपको एक देश में उसका रॉ मटेरियल मिल रहा है, दूसरे देश में उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तीसरे देश में कंप्लीट किया जा रहा है, एक देश में कस्टमर केयर है, एक देश में उसका असेंबलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो देखिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसको हम कई सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसको पूरे ग्लोब में अलग अलग देशों में फैला देते हैं। तो ऊपर के एग्जांपल में आपने देखा कि जो चाइना है वहाँ पर चीप मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मौजूद है, इसलिए वो चीप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एमएनसी को प्रोवाइड करता है। मेक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है वो यूएस और यूरोप से नज़दीकी है क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है इन कंपनीज़ के लिए, एमएनसीज के लिए। तो नज़दीकी होने की वजह से और यूएस और यूरोप से कुछ सस्ता होने की वजह से तो यहाँ पर उनका असेंबलिंग किया जाता है। इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट पता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का या फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी मौजूद है जो कि कस्टमर केयर की सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी कामों को करके, यानी चाइना में प्रोडक्शन करके, ईस्टर्न यूरोप में या फिर मेक्सिको में असेंबलिंग करके और इंडिया में कॉल सेंटर स्थापित करके जो मल्टीनेशनल कंपनी
कंपनीज होती हैं वो अपने करीब 50 से 60% जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको बचा लेती है। और ये जो एडवांटेज है प्रोडक्शन को बहुत सारे देशों में फैलाने का, एक तरीके से काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर आप एक देश में प्रोडक्शन करें और उसको एक सही तरीके से करने की कोशिश करें, तो उसके मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करें इस प्रोसेस को जो कि एमएनसीज द्वारा अपनाया जाता है, ये काफ़ी, इनका जो एडवांटेज है या फिर इनको जो फ़ायदा मिलता है वो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज़। तो देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।